वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट शामली में। और हम पॉलिटी कवर कर रहे थे और पॉलिटी में आज का जो पहला टॉपिक होगा आपका वो प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री होगा। अच्छा, क्या हमारे संविधान में प्रधानमंत्री पद का कोई उल्लेख है? नहीं। तो यानी कि एक आर्टिकल है, आर्टिकल 75। आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 वैसे तो ये प्रेसिडेंट का आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट में पढ़ा था, लेकिन आर्टिकल 75 में साफ साफ लिखा हुआ क्या, राष्ट्रपति राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत दल के नेता को बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री की यानी कि मंत्री पद की शपथ दिलाते हैं। कौन से आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 75। प्राइम मिनिस्टर पढ़ रहे, प्राइम मिनिस्टर में यानी कि प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री को शपथ मंत्री पद की दिलाएंगे राष्ट्रपति। कौन से आर्टिकल में? 75 में। आपको बड़े अच्छे से पता है। अब प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या जरूरी है? प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद का सदस्य होना जरूरी है, यानी कि संसद का सदस्य। और अगर वो संसद का सदस्य है तो राज्यसभा का होना चाहिए कि लोकसभा का? किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। और संसद का सदस्य कितने माह के अंदर होना चाहिए उसे? 6 माह के भीतर उसे सदस्य बनना पड़ता है, यानी कि वो प्रधानमंत्री बन सकता है। प्रधानमंत्री बन सकता है कब तक? मतलब 6 माह तक। 6 माह तक। यदि वो संसद का सदस्य नहीं है तो 6 माह तक मंत्री पद यानी कि प्रधानमंत्री पद पर बना रह सकता है। अदरवाइज उसे 6 माह बाद संसद का सदस्य होना जरूरी है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। और आपको पता ही है कि लोकसभा में न्यूनतम आयु कितनी होगी? 25 वर्ष होनी चाहिए। और एक कंडीशन और होगी सदस्य बनने की, कि वो भारत का, और अगर वो राज्यसभा का सदस्य बनने जा रहा तो कितनी चाहिएगी? 30 वर्ष राज्यसभा के लिए। 30 वर्ष यानी कि राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत दल का नेता को क्या मतलब प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। कौन? राष्ट्रपति। आर्टिकल 75 में ये बात साफ साफ मेंशन है। तो नहीं, प्राइम मिनिस्टर पढ़ रहे, प्राइम मिनिस्टर में आर्टिकल 75। अच्छा, इसके आगे अगर चले तो आर्टिकल 78 में क्या क्या है मैंने बताया था। बिल्कुल, मतलब कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से क्या क्या कर सकते हैं। मतलब नंबर 1 पे है देश के शासन व्यवस्था की
शासन व्यवस्था की जानकारी ले सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? विधि निर्माण की जानकारी ले सकते हैं। और इसी चीज में अगर हम एक चीज और ऐड कर दे तो मंत्रि परिषद से किसी भी विषय पर चर्चा के लिए कह सकते हैं। ये बात आपने कौन से आर्टिकल में पढ़ी थी? 78 में। मतलब कि आर्टिकल 78 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से निम्नलिखित जानकारियां मांग सकते हैं। देश के शासन व्यवस्था की जानकारी ले सकते हैं, देश में कैसा शासन व्यवस्था चल रही है, और विधि निर्माण यानी कि कानून की प्रक्रिया क्या चली हुई है, यानी कि कानून क्या क्या बन रहे हैं, कौन कौन से बन रहे हैं, उसकी जानकारी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से ले सकते हैं। मंत्री परिषद से किसी भी विषय पर चर्चा के लिए कह सकते हैं। और आर्टिकल 78 के तहत ही प्रधानमंत्री का ये दायित्व है, कर्तव्य है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को निम्नलिखित मांगी गई जानकारियां उपलब्ध कराएंगे। ये बात भी सेम कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है? आर्टिकल 78। अब इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे बात करें तो आर्टिकल 76। आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 में क्या लिखा हुआ बताना जरा एक बार। आर्टिकल 76 में राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर ये वाला आर्टिकल छोड़ेंगे। आर्टिकल 74 होगा इसमें। आर्टिकल 75 हो गया प्रधानमंत्री का, और आर्टिकल 78 हो गया आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 में क्या है भाई? हाँ, राष्ट्रपति की सहायता के लिए क्या होगी? मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद होगी, और जिसका मंत्री परिषद का हेड वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो ये आर्टिकल 74 में मेंशन है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद होगी, मंत्री परिषद का हेड प्रधानमंत्री होगा। एक बात और लिखी हुई है इसमें, बताओ। चलो आर्टिकल 74 इतना ही रख लेंगे। इसके बाद जो भारत में संसद के सदस्यों का कार्यकाल होगा, यानी कि लोकसभा का कार्यकाल कितना हुआ है? 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। तो यानी कि प्रधानमंत्री भी संसद के सदस्य हैं, तो इनका कार्यकाल भी कितना होगा? 5 वर्ष। मंत्री का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष। और एक चीज नोट करके लिखना है इसमें, नोट। विश्वास तथा
अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत किए जाएंगे। विश्वास तथा अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत किए जाएंगे, मतलब मंत्री को हटाने के लिए या प्रधानमंत्री को हटाने के लिए कैसे हटाया जाता है उन्हें, विश्वास तथा अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत करके। अगर विपक्ष जो है प्रधानमंत्री को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री की साइड से क्या करना पड़ेगा, फिर विश्वास प्रस्ताव लेके आना पड़ेगा। और ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया था? चौधरी चरण सिंह थे और अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे? चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी। उनके लेके क्या आया था? अविश्वास प्रस्ताव, जो कि पारित होने से पूर्व ही उन्होंने क्या कर दिया था, अपना इस्तीफा दे दिया था। इसे आप एक काम करो, इसे नोट कीजिए और एक नया टॉपिक शुरू होगा आज जिसका नाम है कैग। क्या नाम है? कैग। आपका प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री हो गया, और अब जो आपका टॉपिक चलेगा उस टॉपिक का नाम है कैग। कैग का मतलब है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। मतलब अगर हिंदी में बात करें तो उसे क्या बोलेंगे? नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। अच्छा, ये कैग क्या होता है, कौन होता है, कुछ जानकारी है आपको इसकी? हाँ जी भाई, हाँ जी। कैग, अगर हम किसी भी चीज़ को समझने की कोशिश करें तो उसके नाम से ही निकल के आ जाएगी वो चीज़। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि कैग यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नियंत्रक का मतलब क्या होगा? नियंत्रक का मतलब होगा कि जिसके कंट्रोल में सारी चीज़ हो, है ना। और क्या उसके कंट्रोल में हो? महालेखा। लेखा का मतलब होता है अकाउंट्स। लेखा का मतलब क्या होता है? अकाउंट्स। और अगर कोई अकाउंटेंट होगा उसको हिंदी में क्या बोल देंगे? लेखागार। अकाउंटेंट, लेखागार। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि ऐसी पोस्ट पर हो जो समस्त भारत के, पूरे भारत सरकार के अकाउंट्स को ऑडिट करता हो, तो वो यानी कि वो ऑडिटर जनरल होगा। फिर सिंपल में अगर हमारे यहाँ पे अकाउंटेंट होंगे, अगर वहाँ पे कोई ऑडिटर होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑडिटर। और अगर कंप्लीट इंडिया का होगा तो उसको क्या बोलेंगे? ऑडिटर जनरल। तो यानी कि कंट्रोलर, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नियंत्रक जिसके कंट्रोल में हो, और महा किस वजह से लगा? क्योंकि कंप्लीट भारत का है। लेखा अकाउंट्स को चेक करता है। परीक्षक का मतलब क्या होता है? जो परीक्षा लेता है, यानी कि परीक्षा को चेक करता है, परीक्षक। तो यानी कि जो भारत सरकार के अकाउंट्स को, भारत सरकार के लेखा को ऑडिट करता है, जांच करता है, उसको क्या कहते हैं हम? नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अब पता चल गया जी क्या होता है कैग? क्या होता है कैग? पूरे भारत सरकार का अकाउंट्स को ऑडिट करने वाला क्या कहलाता है? कैग कहलाता है। पूरे भारत सरकार के, यानी कि भारत सरकार जो भी पैसा खर्च करती है उसका एक अकाउंट्स बनता है, और उस अकाउंट्स के साथ फिर क्या होता है? दूसरा स्टेप, उस अकाउंट्स का ऑडिट होता है। ऑडिट मतलब चेक होता है कि क्या सही पैसा सही जगह ठीक खर्च हुआ है, सही अकाउंट्स बना है, ये सब चीज़ें। ठीक है। अब इसका आर्टिकल देखेंगे। आर्टिकल
148, आर्टिकल 148, कैग के पद का उल्लेख, यानी कि भारत सरकार का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा। ठीक है। और आपने एक आर्टिकल पढ़ा था, आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 में क्या था कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर कैग की नियुक्ति करते हैं। और कैग का पद कौन से आर्टिकल में है? 148 में। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर करेगा? मंत्रिपरिषद की। और मंत्रिपरिषद यानी कि जो कैबिनेट होती है उसमें कौन कौन से मंत्री होते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इन तीनों मंत्रियों को मिलाकर के क्या बनती है? मंत्री परिषद। और इसी मंत्री परिषद का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री। और संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग मंत्री बन सकता है? 15%। कौन से अमेंडमेंट के तहत? क्या नहीं लिखा तुम्हें पढ़ाया था मैंने ये चीज, ये नहीं पढ़ाई अभी। वैसे लोकसभा में पढ़ेंगे ये चीज है आर्टिकल में उसमें। चलो, मंत्रिपरिषद की सलाह पर कैग की नियुक्ति करते हैं। अब सबसे दूसरी बात है कि कैग बनने के लिए योग्यता क्या क्या चाहिएगी? और योग्यता इसमें होगी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी इसके योग्य होंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी। और ये मतलब जो आईएएस होते हैं ना, आईएएस, सीनियर आईएएस, वो क्या बनते हैं? कैग। किसकी सलाह पर? मंत्री परिषद की सलाह पर। और अगर हम इनकी शपथ की बात करें तो इनकी शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में है? शपथ, इनकी जो शपथ होगी वो अनुसूची 3 में है। और नियुक्ति कौन करते हैं इनकी? राष्ट्रपति। यहां तक बात समझ में आ गई। आर्टिकल 148 कैग का पद का उल्लेख है भाई। और राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर कैग को नियुक्त करते हैं। योग्यता और शपथ। अब अगर हम इनके कार्यकाल के बारे में बात करें, कैग का कार्यकाल कितना होगा? कैग का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष तक। ठीक है, 6 वर्ष का कार्यकाल होगा अगर कोई आईएएस, सीनियर आईएएस को कैग बनाया जा रहा, और उसको कैग बनाने के लिए आपने उसको 62 की एज में अपॉइंट कर दिया प्रेसिडेंट ने, 62 साल की उम्र में उसको कैग बना दिया, और उसके कार्यकाल कितने साल का है? 6 वर्ष। तो वो कितने साल काम करेगा फिर? 3 वर्ष। मतलब 62 की उम्र में उसको अपॉइंट किया, 6 वर्ष का कार्यकाल जरूर है, लेकिन उसे 65 तक रिटायरमेंट लेना ही होगा। और रिटायरमेंट लेने के बाद कैग
कोई भी लाभ का पद नहीं ग्रहण कर सकते, लाभ का पद नहीं ग्रहण कर सकते। भाई छोटी ही बात बताई मैंने, आर्टिकल 148 148 बताया जिसमें कैग के पद का उल्लेख है। कैग की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत? 76 के तहत। कैग बनेगा कौन? सीनियर आईएएस बनेगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा से जो भी अधिकारी सीनियर होंगे उनमें से किसी को मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति अपॉइंट कर देंगे। और अगर इनकी शपथ की बात करें तो शपथ कौन सी अनुसूची में है इनकी? 3 में। और कार्यकाल कितने का होगा? 6 वर्ष या 65 वर्ष। बात समझ में आ गई? कैग के कार्य। अब ये कैग कार्य क्या क्या करता है ना, ये देखेंगे एक बार। देखो जरा एक बार, कैग के कार्य का आर्टिकल है आर्टिकल 149। आर्टिकल 149 कैग के कार्यों का उल्लेख है। भाई पहले हमने देखा आर्टिकल 148 में कैग होगा, उसकी शपथ, उसकी नियुक्ति, उसका कार्यकाल, उसकी योग्यता, इन सब के बारे में देखने के बाद अब ये जांच करेंगे कि कैग के कार्य क्या क्या होते हैं। और ये कैग के कार्य कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं? 149 में। कैग के कार्य। अब इस कार्य में सबसे पहले हम 2 चीजें देखेंगे। एक तो होता है CGA, CGA, और एक होता है CAG। ठीक है, एक CGA होता है और CAG होता है। इसको जरा ध्यान से सुनना एक बार। ऑलरेडी नोट है क्या? पहले ही पढ़े हुए? बंद कर दो, तुम क्यों अपना ध्यान बटाओगे? एक होता है CGA और एक होता है कैग। और CGA होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, महालेखागार। और ये आपको पता ही है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जो ऊपर हेडिंग में भी लिखा गया है। अब CGA का कार्य क्या है? जो भारत सरकार होती है, भारत सरकार के अकाउंट्स बनाता है। भारत सरकार के अकाउंट्स बनाता है। और कैग क्या कार्य करता है? भारत सरकार के अकाउंट्स का ऑडिट करता है। ठीक है भाई। अब ये 2 पद हैं। वैसे तो हम क्या पढ़ रहे हैं? कैग। अब याद रखना जो कैग है ना, कैग ये 1976 तक, 1976 तक अगर हम कैग के कार्यों के बारे में बात करें तो 1976 तक ये भारत सरकार के अकाउंट्स प्लस भारत सरकार के अकाउंट्स के ऑडिट तथा राज्यों के अकाउंट्स व राज्यों के अकाउंट्स को भी ऑडिट करता है। ठीक है, मतलब ये है कि पहले कैग था 1976 तक। कैग अकेला क्या काम करता था? भारत सरकार के अकाउंट्स बनाता था,
भारत सरकार के अकाउंट्स को ऑडिट करता था। राज्यों के, अब जैसे कि भारत सरकार पैसा खर्च करती है, उनके अकाउंट्स होते हैं, ऐसे ही किसी पर्टिकुलर स्टेट यानी कि सभी राज्यों में भी तो खर्चे होते हैं। जैसे कि मुख्यमंत्री खर्च करते हैं पैसे, तो जैसे मुख्यमंत्री ने खर्च किए, उनको भी तो एक लेखाकार चाहिएगा। तो उनके पास पर्सनल अकाउंटेंट नहीं होते, उनका डेटा भी कहाँ आता है? कैग में। अब कैग क्या करता है? राज्यों के अकाउंट्स को बनाता है तथा राज्यों के अकाउंट्स का ऑडिट करता है। लेकिन सीजीए क्या करता है? भारत सरकार के अकाउंट्स बनाएगा और सीएजी भारत सरकार के अकाउंट्स ऑडिट करेगा, और सीएजी राज्यों के अकाउंट्स बनाएगा तथा राज्यों के अकाउंट्स को ऑडिट करेगा। बात समझ में आई क्या? सीजीए क्या काम करेगा? केवल और केवल सीजीए का एक ही कार्य है, और वो है भारत सरकार के अकाउंट्स को बनाना, यानी कि लेखा है, महालेखा है। और कैग भारत सरकार के अकाउंट्स का ऑडिट करेगा। लेकिन कैग के पास आप देख रहे हैं ना, ज़्यादा कार्य है, मतलब इसमें काम ज़्यादा कैसे है? भारत सरकार के ऑडिट कर रहा, राज्यों के अकाउंट्स को बना रहा और उनका ऑडिट कर रहा है ना। अब कैग जो होता है, आपको पता ही है कि भारत सरकार की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति इसको नियुक्त करते हैं, और भारत सरकार के ही अकाउंट्स की ये डिटेल्स बनाता है और उसको ही ये ऑडिट करता है। सीजीए करंट में कौन है? सोनाली सिंह। कौन है? सोनाली सिंह। और जो कैग है वो कौन है अभी? गिरीश चंद्र मुर्मू। ये फिलहाल में कैग है। आपको पता ही होगा कि कैग जब अपनी रिपोर्ट बनाता है तो किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। मतलब भारत सरकार के द्वारा किए गए खर्चों का जो अकाउंट्स बनता है वो सीजीए बनाता है। भारत सरकार के द्वारा किए गए खर्च का जो अकाउंट्स का ऑडिट करता है वो कैग करता है। जो अगर हम बात करें, यहाँ पे एक चीज लिखो कि प्रथम कैग कौन बने थे? प्रधानमंत्री थे वो। तो प्रथम कैग कौन बने थे भाई? MC शीतलवाड़। कौन बने थे? इसमें लिखा प्रथम कैग। प्रथम कैग कौन बने थे? MC शीतलवाड़। ये थोड़ा सा सही कर लेना। प्रथम कैग जो थे वो कौन थे? नरहरि राव। ये हमारे हैं? हाँ, नरहरि राव। तो कैग के पद का उल्लेख 148, कैग के कार्य 149। इसके बाद में एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल 150। आर्टिकल 150। और अगर हम 150 की बात करें तो 150 में साफ साफ मेंशन है, जो सीजीए कार्य करता है वो क्या करता है? लेखा बनाता है, अकाउंट्स बनाता है। कैग भी अकाउंट्स बनाता है। तो मतलब कैग जो है आर्टिकल 150 के तहत कैग लेखा का जो प्रारूप बनेगा, लेखा का प्रारूप राष्ट्रपति की सलाह से बनाते हैं। राष्ट्रपति की सलाह से बनाते हैं लेखा का प्रारूप। ये बात मेंशन है आर्टिकल 150 में। यानी कि आर्टिकल 3 पढ़े हैं अभी हमने, 148, 149 और 150। 148 में क्या है? कैग के पद का उल्लेख है। 149 में कैग के कार्य है, जिसमें 2 पद है, एक सीजीए और एक कैग। अच्छा बताना, सीजीए क्या कार्य करता है भैया? और कैग किसके अकाउंट्स को? भारत सरकार के अकाउंट्स को। और क्या काम करेगा कैग? शाबाश। ये बात कौन से आर्टिकल में है? कैग के कार्यों में है। कैग के कार्य कौन से आर्टिकल में है?
149 में। और कैग का पद कौन से आर्टिकल में है? 148 में। योग्यता क्या होनी चाहिए कैग बनने के लिए? आईएएस बनना चाहिए। और कैग का कार्यकाल कितना होगा? 65। और एक आर्टिकल और बताया लास्ट में कि 150, कैग जो अपने अकाउंट्स बनाएगा, लेखा बनाएगा, उसका प्रारूप क्या होगा, उसका परफॉर्मा किस टाइप का होगा, ये किससे डिस्कस करके बनाएगा? राष्ट्रपति के साथ। ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी है? 150 में। अब एक आर्टिकल है कैग का, आर्टिकल लास्ट आर्टिकल है 151। देखना जरा एक बार। 148, 149, 150, 151, ये 4 आर्टिकल है कैग के। आपके याद करने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब 151 में क्या लिखा? अब कैग सीजीए ने अकाउंट्स बना दिया, कैग ने उसको ऑडिट कर दिया। अब एक रिपोर्ट आ गई जो कि ऑफिशियली साइट पर नहीं आएगी अभी, ठीक है? कैग की साइट्स पर वैसे सारी की रिपोर्ट्स अवेलेबल है। 151 के बाद जब इन्होंने रिपोर्ट्स बना दी तो आर्टिकल 151 के तहत कैग अपनी रिपोर्ट, कैग अपनी रिपोर्ट किसको सौंपेंगे बना के? राष्ट्रपति को सौंपते हैं, राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अब राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंप दी। अब राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को कहाँ रखवाते हैं? संसद में। राष्ट्रपति रिपोर्ट कहाँ रखते हैं? संसद में। अब संसद में रखते हैं, लेकिन संसद में ये जो रिपोर्ट होती है, वहां पे संसद में कई सारी समितियां होती है ना? तो कमेटी वगैरह, मतलब जितनी भी समितियां होती हैं, उनमें से एक समिति है लोक लेखा समिति। लोक का मतलब क्या होता है? पब्लिक। भाई कैग, भारत सरकार किसके पैसों को खर्च करती है? पब्लिक के पैसों को खर्च करती है, पब्लिक के कार्यों के लिए खर्च करती है। और उसी पब्लिक के कार्यों का खर्च का ऑडिट करने के लिए एक समिति बनाई गई है जिसका नाम है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, PAC, लोक लेखा समिति। मतलब आर्टिकल 151 में कैग ने अपनी रिपोर्ट बनाई, राष्ट्रपति को सौंप दी। अब राष्ट्रपति ने वो रिपोर्ट संसद में रखा दी। अब संसद में रखाने के बाद वहां पे एक समिति है और उस समिति का नाम क्या है? लोक लेखा समिति। और इसी समिति को कहते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ठीक है? PAC भी बोलते हैं। अब वो पूछ लेगा कि लोक लेखा समिति में मेंबर कितने होते हैं, यानी कि सदस्य कितने होंगे इसमें? सदस्य इसमें होंगे 22। कितने सदस्य होंगे इस कमेटी में? 22। ये कैग के द्वारा ऑडिट की गई रिपोर्ट को दोबारा से चेक करेंगे। हाँ। अब लोक लेखा समिति में 22 मेंबर होंगे। ये सवाल पेपर में अक्सर पूछा जाता है। और ये जितना भी जो भी लेवल है आपका UPPCS का प्री बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन आपका, पॉलिटी अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसमें। तो सदस्य 22 होंगे लोक लेखा समिति में। 15 लिए जाएंगे लोकसभा से और 7 लिए जाएंगे सदस्य राज्यसभा से, ताकि एक फेयर डिसीजन बन सके। और जो इस लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होगा वो विपक्ष का नेता होगा। समझ रहे? संविधान की खूबसूरती दिखाई दे रही है क्या? भाई ठीक है, भारत सरकार पैसे खर्च कर रही है, लेकिन भारत सरकार ने अपनी मर्जी से, यानी कि मंत्री परिषद की सलाह पर अपना ही बंदा क्या कर दिया? अपॉइंट कर दिया। उस बंदे ने रिपोर्ट अकाउंट बना दिए, ऑडिट कर दिए। ऑडिट करने के बाद 151 के तहत राष्ट्रपति को सौंप दी। राष्ट्रपति ने ये संसद में रखवाई। संसद में कौन सी समिति है? लोक लेखा समिति। अब ये फाइनल डिसीजन किसका होगा?
लोक लेखा समिति का। अब लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसमें 22 मेंबर, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, और इसका जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? विपक्ष का नेता। पीएसी अध्यक्ष कौन होगा? विपक्ष का नेता। अब जब सारी जानकारी विपक्ष के नेता के पास आ रही है तो यानी कि फेयर अकाउंट्स बनेंगे, कोई घोटाला होने के चांसेस इसमें कम रहेंगे, क्योंकि अध्यक्ष फाइनल सिग्नेचर किसके होंगे उसमें? विपक्ष के नेता के। और उसके बाद ये साइट पे अपलोड की जाएगी जिसे पब्लिक भी चेक कर सकती है, कैग की रिपोर्ट। और लोक लेखा समिति का जो अगर हम कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल किसका? पीएसी 1 वर्ष। कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, लोक लेखा समिति का कार्यकाल कितने टाइम का होता है? कैग पढ़ा, कैग में 4 आर्टिकल 148, 149, 150, 151। 148 में कैग का पद हो गया, 149 में कैग के कार्य हो गए, 150 में लेखा का प्रारूप हो गया, और 151 में कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति संसद में रखवाते हैं। संसद में लोक लेखा समिति, और लोक लेखा समिति में कितने मेंबर्स होंगे? 22 मेंबर। ठीक है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? और दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो या भारत का मूल रूप से नागरिक हो? मूल रूप से नहीं, संविधान में सिर्फ एक छोटी सी बात लिखी है, भारत का नागरिक हो। मूल रूप से नागरिक हो, इस बात का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है। आपने आज एक टॉपिक पढ़ा जिसका नाम है कैग। ये 4 आर्टिकल इसमें मैंने पढ़ाए हैं, होप के आपके याद हो गए होंगे यहीं पे, है ना? समझ में आ गया? याद हो गए? चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे। अब इसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत के महान्यायवादी के बारे में पढ़ेंगे। क्लास मिस मत करना, टाइम से सभी यहाँ पे आना।